इस एग्ज़ाम में जिसने भी इस एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ा है, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उन्हीं के फेवर में आएगा। बिहार स्पेसिफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स किस टाइप के आते हैं, तो मैंने आंसर्स दूसरों के भी पढ़े हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर दूसरों के आंसर्स देखते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ न्यू तो दिखेगा दूसरों के आंसर में। मैं अभी वर्किंग हूँ तो मुझे टाइम क्रंच होता है, तो मैं बेसिकली ऑनलाइन चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। जब भी वर्क प्लेस पे भी होती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो भी ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह आती है वो देखती रहती हूँ। किसी भी टॉपर को ऑब्वियसली कल तक नहीं पता था कि उसकी इतनी अच्छी रैंक आएगी, तो आप भी यहाँ हो सकते हैं, बशर्ते आप अपनी कंसिस्टेंसी, पेशेंस, परसिवरेंस ये बनाए रखिए, हार्ड वर्क कीजिए। उत्साह देना है, प्रोत्साहन देने के बाद वो बच्चा अपने आप करे। हर माँ बाप को पता रहता है कि मेरा बच्चा जो है किस ओर जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ चंदा भारती मैम हैं, जो 65th बीपीएससी का रिजल्ट आया है। मैम उसमें एसडीएम पोस्ट पर चयनित हुई और मैम का रैंक सेकंड है। आप सभी लोग इनसे वाकिफ़ भी होंगे, तो हम आज मैम से बातचीत करेंगे कि मैम की जर्नी क्या रही है, इनका स्ट्रगल लाइफ क्या रहा है, इनका मोटिवेशन क्या रहा है, क्या टाइम टेबल फॉलो करती थी, कैसे उन्होंने नोट्स बनाए हैं, इनका बुक लिस्ट किया गया था। और मैम का पहला सिलेक्शन नहीं है, इसके पहले 64th का जो रिजल्ट जून में आया था उसमें भी मैम रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पे चयनित हो चुकी थी। तो मैम का सेकंड अटैम्प्ट रहा है और हम अभी भागलपुर में हैं। तभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। और हाँ, मैम का जो ऑप्शनल है वो सिविल इंजीनियरिंग रहा है और इनका मीडियम जो है वो इंग्लिश है। मैम सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम चंदा भारती है। मैंने 65 बीपीएससी में सेकंड रैंक अटेन करा है। मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था। मेरा मीडियम इंग्लिश है। मैंने क्लास 10th डीएवी पब्लिक स्कूल पाकुड़ से की है। क्लास 12th डीपीएस बोकारो से किया है और मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में बीआईटी सिंदरी धनबाद से। ओके मैम, जो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का बारे में बताया, एस्पिरेंट से जानना चाहते हैं जो टॉपर्स होते हैं और आपने इतना अच्छा रैंक लेके आया है, सेकंड रैंक, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था बेसिकली? क्या आप पहले से बहुत इंटेलिजेंट थी या फिर एवरेज थी? तो थोड़ा सा परसेंटेज मेंशन कीजिए। बचपन से ही मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया है, तो मैं हमेशा क्लास 10 तक जनरली फर्स्ट रैंक ही हासिल करती थी क्लास में। फिर क्लास 12th में भी सेम रहा और मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो अभी तक की एकेडमिक जर्नी मेरी बाय गॉड ग्रेस अच्छी रही है। ओके मैम, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है बेसिकली, और ये जो आपने इतना अच्छा रैंक अटेम्प्ट मतलब रैंक हासिल किया आपने, इसे मतलब किसको क्रेडिट देना चाहोगे आप? मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स को, अपने मम्मी पापा, भाई भाभी और अपने नाना जी को देना चाहूँगी। ओके मैम, जैसे कि इंटरव्यू शूट करने से पहले हम बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे आपस में कि आपने कहीं से कोचिंग नहीं लिया है, कहीं से मतलब कि आपने इनफैक्ट आपने टेस्ट सीरीज भी कहीं ज्वाइन नहीं किया है, तो आपने कैसे मतलब कि प्रीलिम्स के लिए जो कंटेंट है, मटेरियल्स है, कि कहाँ का रिसोर्सेस आपने मतलब यूज किया? मैंने सबसे पहले तो बीपीएससी के सिलेबस को अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए। तो जैसे प्रीलिम्स का आप पूछ रहे हैं अभी, तो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने पे मुझे पता चला कि हाँ, इंडियन हिस्ट्री से कितने मार्क्स के आते हैं, बिहार स्पेसिफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स किस टाइप के आते हैं, बिहार से रिलेटेड सेंसस डेटा वगैरह भी आते हैं, साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस आते हैं, मेंटल एबिलिटी से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को अच्छे से पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया, स्टडी किया कि ये इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर मैंने उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करी। जो भी बुक्स लगते इसमें, जैसे कि मैंने बिहार स्पेसिफिक के लिए लूसेंट पढ़ा है और भी बहुत सारी बुक्स आती जैसे अरिहंत वगैरह, तो मैंने बिहार स्पेसिफिक स्टडी लूसेंट से की। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10th क्लास तक की जो भी एनसीईआरटीज़ थी उसने काफ़ी हेल्प करी है। और इसके अलावा जो लूसेंट की साइंस एंड टेक वाली बुक आती है जनरल साइंस की, उसे भी मैंने पढ़ा। और इसके अलावा भी जैसे जो भी करंट अफेयर्स होते हैं
तो बिहार के ऑब्वियसली बिहार के करंट अफेयर्स थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि ये किस टाइप के पूछेंगे, तो आपको बिहार स्पेसिफिक स्टडी करना करंट अफेयर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने वो करी, कुछ सेंसस डेटा वगैरह जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह उसे भी मैंने पढ़ा, और इन चीज़ों से मैंने अच्छे से तैयारी की। तो स्टैंडर्ड बुक का भी नाम बता दिया। जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है स्पेक्ट्रम से, मैंने पॉलिटी पढ़ी है एम लक्ष्मीकांत से, इन्वायरमेंट भी मैंने पढ़ा है शंकर IAS अकेडमी से, और इसके अलावा मैंने NCERTs अच्छे से पहले जब भी कॉलेज डेज़ में थी जब मैं, तो मैंने स्टार्टिंग NCERT से ही करी थी। तो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। उस जो बेस बिल्डिंग होता है, आप किसी भी चीज़ को जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है पर्सनली मेरे पे होता है। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दिया था। पहली बार जब मैं पढ़ी थी बहुत अच्छे से सब बुक्स को पढ़ा था, और जैसा बताया कि बिहार स्पेसिफिक मैंने बिहार के लूसेंट से पढ़ा है। सो मैम, आप जो है कि मेंस की बात करेंगे कि मेंस के लिए आपका रिसोर्सेज क्या हुआ करता था और बुक लिस्ट बेसिकली क्या था, और प्रीलिम्स में कितने मार्क्स है वो मैटर नहीं करता। मेंस का आंसर राइटिंग जो है वो स्किल कितना मतलब इन्हांस है आपके पास, कितना ब्रॉड है, कितना डेवलप्ड है, वो मैटर करता है। तो उसको आपने कैसे दिन पर दिन उसको मतलब अपने इंक्रीज किया अपने आंसर राइटिंग स्किल को? थोड़ा सा बुक लिस्ट बताइए आप मेंस की, और आंसर राइटिंग के लिए कैसे मतलब एस्पिरेंट्स पे काम करें। BPSC मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है, जैसे BPSC PT के बाद आपको मिनिमम 6-7 महीने मिलते हैं इसके मेंस के प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने जब भी प्रिपेयर करा है तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड स्टडी की है। मैंने दोनों को सेग्रीगेट करके स्टडी नहीं किया था। या एग्जैक्टली मैंने दोनों को साथ लेके चला है। पर प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले मैं टोटली प्रीलिम्स फोकस स्टडी करने लगी थी। तो फिर मेंस तो मेरा आंसर राइटिंग मैं पहले से ही कर रही थी, और जब PT हो गया, ऑब्वियसली PT में क्वालिफाई करना मैटर करता है। आप बहुत मार्क्स ला रहे हो और मेंस में आप आंसर राइटिंग आपने पहले से नहीं कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैं बोलना चाहूँगी पहले तो आप दोनों को साथ में लेके स्टडी कीजिए, दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाइए। और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक बुक आती है KBC नैनो की, उसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किया उससे अच्छे से, तो वो बुक भी बहुत काम की लगी मुझे। और इसके अलावा मैंने 64th BPSC दे रखा था, तो उसमें आंसर राइटिंग के दौरान मैंने कुछ गलतियां की जो मुझे फ़ील होता है कि हाँ मेरे लिए सबक का काम किया है जिसने इस 65th BPSC में। तो उससे भी आंसर राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर किसी एग्ज़ाम को एक बार ऑलरेडी दे चुके हो तो आप उस चीज़ में पीछे क्यों रह गए, आपकी रैंक पीछे क्यों आई, आपके फ्लॉज़ क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। तो मुझे भी काफ़ी कुछ उससे भी सीखने मिला है। तो मैंने उसके हेल्प से भी आंसर राइटिंग को बहुत इम्प्रूव करा। और स्कोर्स वगैरह की तो बात अभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने कोई टेस्ट दिया नहीं। मैंने खुद से, मैंने और मेरे छोटे भाई ने आपस में एक दूसरे को एनालाइज़ किया, एक दूसरे के आंसर्स को देख के। एक और चीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा की है वो ये है कि मैंने जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेली आपको आंसर राइटिंग भी करवाते हैं। तो मैंने आंसर्स दूसरों के भी पढ़े हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर दूसरों के आंसर्स देखते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ न्यू तो दिखेगा दूसरों के आंसर में, जिसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, और तब आपका आंसर होलिस्टिकली कवर होता है। तो मैंने ये चीज़ें भी की है अपने आंसर के लिए। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। ओके मैम, BPSC ऐसा एग्जाम है जिसमें कि बिहार स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने मेंस से क्वेश्चन हो जाता है, मेरा मानना है, मैं जहाँ तो क्वेश्चन देखता हूँ समझ पाता हूँ कि 70-80% जो क्वेश्चन होते हैं सारे बिहार के कंटेक्स्ट में होते हैं, उसके संदर्भ में होते हैं, सारे में बिहार का टच देना होता है। तो जैसे कि बिहार में जो हैं एस्पिरेंट्स यहाँ तैयारी करते हैं पटना सिटी में रह के, तो अपडेट रहेंगे, डेफिनेटली अपडेट रहेंगे। लेकिन जो इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, तो कैसे रिसोर्स मतलब कि क्या पढ़ें उसके लिए कि बिहार स्पेशल उनका जो है कि ठीक ठाक रहे, करंट खास करके? जो लोग बिहार में अभी नहीं रह रहे हैं या फिर बाहर हैं, तो ऑब्वियसली अभी के टाइम में अभी प्लेटफॉर्म इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि आपको रिसोर्सेज के डर्थ होने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज तो ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स है इतने सारे, आप किसी से भी कंटेक्स्ट और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उठा के देख सकते हैं। तो आपका लोकेशन अभी मैटर नहीं करता है, आप दूर दराज किसी गांव में बैठ के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्योंकि बस
अपना जो टाइम है जो आप देते हो ऑनलाइन, उस चीज़ को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना ये पता होना चाहिए कि आप किन चैनल्स को विज़िट करोगे, या फिर क्या चीज़ें आपके काम की है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है, किस टॉपर की स्ट्रैटेजी, या फिर आप अपने वे में लेके चलना चाहते हो। तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसके हेल्प से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बिहार का जो भी करंट वगैरह चल रहा है अभी, तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको, तो आप इधर के जो भी पब्लिकेशंस होते हैं, बिहार पब्लिकेशन के न्यूज़पेपर्स, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन और उसके हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और अपडेटेड रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली बिहार के जो भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उस चीज़ को टैकल करने में आसानी होती है। तो मैंने ये सारा कुछ ऑनलाइन ही टैकल करा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इधर उधर ही रहती थी, तो बिहार में स्पेशली, हाँ एग्जैक्टली, मैं वर्किंग हूँ तो इधर उधर रहती थी, तो मेरा भी एक जगह रहना नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली मैंने भी इसी तरह की, आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। सो मैम जो है कि बीपीएससी में स्टैटिस्टिक्स ऐसा एक पार्ट है जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ना यूपीएससी में ना किसी भी स्टेट पीसीएस में। तो ये कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स में 72 मार्क्स लेकर आ रहा है उसका सिलेक्शन होना तय है और अच्छा पोस्ट भी मिल जाएगा। तो इसको आपने कैसे किया था? इस चीज़ को मैं भी कहीं ना कहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं जब भी पेपर 1 अटेम्प्ट करती थी, पेपर 1 में 3 पार्ट्स होते हैं, सबको पता है। पहला पार्ट हिस्ट्री होता है, सेकंड पार्ट होता है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और थर्ड पार्ट होता है आपका स्टैट्स वाला। तो मैं सबसे पहले स्टैट्स ही बनाती थी और मैं इंश्योर करती थी कि 36 × 2 मार्क्स मैं एकदम अच्छे से कवर करूँ, वो चीज़ कहीं नहीं जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स उसमें भी कटते होंगे, बट अगर आपने आंसर सही लाया है तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम तो स्कोर कर ही सकते हैं उसमें। और मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट्स इसलिए भी करती थी क्योंकि उस समय आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपको पता होता है कि हाँ आप कहीं कुछ छूट नहीं रहा या जल्दी में नहीं हो, तो आपका कैलकुलेशन स्मूथली हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट्स पोर्शन को सबसे पहले किया उसके, और इस चीज़ को, और मैंने स्टैट्स के लिए एक और चीज़ बोलूँगी कि जैसे 64th बीपीएससी में मैंने एक गलती करी थी कि स्टैट्स पे मैंने बहुत वर्क नहीं किया था, क्योंकि लगता था हाँ हो ही जाएगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया था 64th बीपीएससी में मेरे लिए। तो मैंने फिर 65th बीपीएससी के लिए स्टैट्स को भी पहले से प्रैक्टिस कर लिया, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और बाकी क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। मैम नोट्स बनाने की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि नोट्स क्या बनाना है, जो बुक जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें हाईलाइट कर दिया जाए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए, वहाँ सीधे हम देख लेंगे। तो नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? नोट्स बनाने का क्वेश्चन ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि मैं अभी वर्किंग हूँ, तो मुझे टाइम क्रंच होता है, तो मैं बेसिकली ऑनलाइन चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। जब भी वर्क प्लेस पे भी होती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो भी ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह आती है वो देखती रहती हूँ। और जो मैं क्या करती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, और उन चीज़ों को मैं रिविज़िट करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना मेरे लिए तो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। और एग्ज़ाम के ठीक पहले, जैसे 2-3 दिन पहले के लिए आप कुछ क्वेश्चंस के लिए जैसे हिस्ट्री, पेपर 1 में हिस्ट्री का पेपर होता है, जो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल इंटरचेंज करके पूछे जाते हैं आपसे, जैसे मौर्य, पाला आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स। कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं कि लास्ट ईयर ये आया था तो इस साल ये आएगा। तो इन चीज़ों को लेके, बस इन कुछ चीज़ों को लेके मैंने थोड़ा बहुत नोट्स बनाया था, ठीक, बस एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर के लिए या फिर बस थोड़ी देर पहले के लिए। और बाकी तो मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके ऑनलाइन विज़िट करके काफ़ी पढ़ाई करी है। और एक और चीज़ है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ, तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को रिविज़िट कर रहे हो बार बार। कोई भी करंट अफेयर्स की ही चीज़ है, वो हर 2-3 दिन में या हर कुछ दिन में रीअपीयर हो जाती है, तो आप अगर चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे तो ऐसे भी आपको याद होने लगती है वो चीज़ें। तो मेरे लिए ऑनलाइन ये सब बहुत बेनिफिशियल रहा है। मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, उनके 2 शब्द क्या कहना चाहोगे? मैं बोलूँगी कि किसी भी टॉपर को ऑब्वियसली कल तक नहीं पता था कि उसकी इतनी अच्छी रैंक आएगी, तो आप भी यहाँ हो सकते हैं, बशर्ते आप अपनी कंसिस्टेंसी, पेशेंस
परसिवरेंस ये बनाए रखिए, हार्ड वर्क कीजिए। मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। जैसे मुझे याद है मेरी जब इसका एग्ज़ाम था तो मैं इलेक्शन ड्यूटीज़ वगैरह में भी बिज़ी थी, तो मैंने टाइम को मैनेज करना सीखा। तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए और तब और ऑब्वियसली गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी अच्छे मोटिवेटर का बाकी बात सुनिए। अगर आप लो फील कर रहे हो, घर पे बात कीजिए, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, सबसे बड़ी बात है इस पूरे एग्ज़ाम में आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मेरे अंदर ये था कि मुझे लगता था कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल सिलेक्शन होगा। पेरेंट्स भी बोलते थे कि हाँ तुम कर रहे हो, बिल्कुल होगा। तो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाइब्स होती है कहीं ना कहीं आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। तो ऑब्वियसली मेहनत कीजिए। हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कीजिए तो बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच चंदा भारती मैम को, बहुत प्रोसेस समय निकाल कर हमसे बात किया। हमारे साथ यही थी चंदा भारती मैम, जिनकी स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट और मैम का स्ट्रगल क्या रहा है, जर्नी क्या रहा है और कैसे खुद को मोटिवेट रखती थी, क्या इनका टाइम टेबल वो करता था, इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिला। तो मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। दोस्तों तब हमारे साथ चंदा भारती मैम के माता पिता जी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि वो कितना प्राउड फील हो रहा है। अंकल जी कैसा आपको लग रहा है कि आपकी बिटिया जो SDM बनी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस घड़ी के इंतज़ार में बहुत दिन से था। जब भी कोई टॉप करते थे तो मैं उनका इंटरव्यू देखता था। मैं बराबर अपने बच्चे को प्रेरित करता था कि इस तरह वो टॉप किए हैं, IIT में चाहे IAS हो, जिसमें भी हो, मुझे बराबर मैं इन लोगों को मोटिवेट करते रहा। इस तरह पढ़ाई करो जिससे कि आगे निकलो, है ना। पढ़ाई है सबसे मूलधन है। तो अंकल जी आप मतलब ये बताइए कितना हार्ड वर्क करती थी मैम? ये जब हमारे पास रहती थी तो हम बराबर इसको सवेरे जगाते थे मॉर्निंग में। मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब मैं अपने खुद पढ़ाता था इसको। इसके बाद फिर स्कूल जाती थी और फिर अपना जो है होमवर्क करती थी। ओके, अब आप एक SDM के जैसे कि पिताजी हो गए हैं, आप वर्किंग हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और झारखंड गवर्नमेंट में हैं, तो आपके ऑफिस वाले, आपका स्टाफ वहाँ कॉलोनी में जहाँ पर रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग भी हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसी दिन से मुझे सभी लोग बधाई देने वालों के तांता लग गए, चाहे मेरे जो भी मेरे से बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो साथी सहयोगी हैं, सभी लोग हमको बधाई देने के लिए। ओके जी। अब आपको जो है कि इनके जैसे बेटी और मेरे जैसा बेटा बहुत सुन रहे होंगे। आप एक SDM के पिताजी होंगे, आप पिताजी नहीं, आप एक टॉपर के पिताजी हैं। अब तो सारे पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके पिताजी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों से यही कहें कि अपने बच्चे पर ध्यान दें, उनके रूटीन पर, और उनको हमेशा प्रेरित करते रहें कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, अच्छा से अच्छा काज करो और देश के सेवा करो। ओके, अब आंटी से बात करेंगे। 20 जी कैसा फील हो रहा है? मतलब हम कभी ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन इच्छा थी मेरी पहले से कि काश मेरा एक समय से, किसी समाचार सब सुनते थे, टीवी में देखते थे, ये मेरे हृदय कब जाता था किसी का कि ये हुआ। सोचते थे मेरा कब ऐसा दिन आवेगा, मेरी भी बेटी एक ऐसा करके थे। वह कामयाब मेरी बेटी ने कर दिखाया। इसका कुछ बोल नहीं सकते हैं। जब समाचार सुने कि मेरी बेटी SDM हो गई, उस दिन आकाश पाताल एक होके मुझे बहुत खुशी हुआ। यही मेरा अंतिम दुआ और मेरा अब अथी है कि इससे भी आगे ये बढ़े और ये आगे बढ़ेगी। मेरा होनहार वीरवान के हो चिकने पात, इस ये हमारा प्रबल इच्छा है और ये करके दिखाएगी। काहे माँ को बच्चे का ध्यान रहता है कि क्या करके दिखाएगी। यही मेरा अंतिम दुआ और ये आगे UPSC तैयारी करेगी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं प्राउड वाला मोमेंट कि आंटी जी चूँकि इमोशनल भी हो रही, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी है। अब ये बताइए कि ये बेटी तो आपकी कर ली है, बाकी बेटी आपको सुन रही है, तो उन बेटियों से क्या कहना है और खास करके मम्मियों से क्या कहना है आपको? हम सभी बेटियों चाहे बेटों के अभिभावक से कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने पर अधिक जोर दीजिए, उस पर जवाब नहीं दीजिए कि ये करना है, उसको दे, उस पर सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रहेगा, वो बच्चा करेगा। उस पर जवाब दे ही नहीं देना है कि नहीं ये करना है, उत्साह देना है, प्रोत्साहन देने के बाद वो बच्चा अपने आप करेगा। हर माँ बाप को पता रहता है कि मेरा बच्चा जो है किस ओर जा रहा है।
मैं जब स्कूल में पढ़ाती हूँ तो इंटरव्यू लेती हूँ कि कौन क्या करेगा, अपना इंटरव्यू दो, तो वो बताता है कोई शिक्षक बनेंगे, कोई डीएम बनेंगे, कोई कलेक्टर, कोई पुलिस बनेंगे, कोई दरोगा बनेंगे। उससे पता, तब उसको उसके बारे में पूछते हैं क्यों तुम दरोगा बनना चाहते हो, तो वो बताता है दरोगा बनाने पर ये होगा, ये होगा, टीचर बनने पर सबको पढ़ावेंगे। हर एक बच्चे हर एक तरह के अपना इंटरव्यू देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि चंदा भारती मैम के जो माता पिता जी हैं, तो वो प्राउड और फीलिंग जो है ना कोई और बयान नहीं कर सकता। मैं तो इतने इंटरव्यू करता हूँ, जब जाता हूँ टॉपर से मिलता हूँ तो टॉपर ज़्यादा खुशी उनके पेरेंट्स को होती है।